मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। जियांगो मरा नहीं है। उसके पिताजी जल्दी आइए। बेटा। माँ। तुम यहां कैसे हो? क्या मैं पहले ही? पर यह भी ठीक है माँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम पानी की 2 बाल्टियां लेकर आई हो, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। वह जाओ युआनचेंग। यह तो बिल्कुल अन्याय है। और मारने लगा। जाओ परिवार। क्या यह? मैं 70 के दशक के अपने गांव में फिर से जन्म ले चुका हूं। पिछले जन्म में जाओ गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, एक बोरी पानी के लिए। मुझे सरपंच के भतीजे जाओ युआनचेंग ने बेहोश कर दिया था। मेरे पिता को पता चला और वे स्पष्टीकरण मांगने गए, लेकिन उनकी जान ले ली गई, जबकि उसके पीछे कोई बड़ा सहारा था। उसे 7 साल से भी कम की सजा हुई और वह बाहर आ गया। फिर मैंने अपनी कोठरी में एक गुप्त नदी खोजी, जिससे पूरे गांव की पानी की समस्या हल हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से गांव के मुखिया जाओ शिन और उसके परिवार ने उस गुप्त नदी के मूल्य पर नजर गड़ा दी। हमारा घर जबरदस्ती छीन लिया गया और हमें पहाड़ पर गाय के शेड में रहने के लिए मजबूर किया गया। सर्दी में मेरी मां की मृत्यु हो गई। 2 छोटी बहनें भोजन की तलाश में गईं और लापता हो गईं। उनके जीवित या मृत होने का पता नहीं है। भैया, आप जाग गए। क्या सिर में अभी भी दर्द है? शुक्र है कि हम सब अभी भी सुरक्षित हैं। हे भगवान, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से शुरू करने का मौका दिया। वह कुआ, यह उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। नहीं, मैं अभी उस जाओ के पास जाता हूं। पापा, पहले रुको। जाओ युआनचेंग को ढूंढने की जल्दी मत करो। जाओ परिवार में कई भाई हैं। वे बहुत क्रूर तरीके से हमला करते हैं। चोट लगाने में संयम नहीं रखते, इंसान मार डालोगे। चलो फिर से बातचीत करते हैं। अब और बातचीत किस बात की? मैं झांग युआनशुन का बेटा हूं। झाओ युआनचेंग मुझे सबक सिखाने वाला कौन होता है? मैं जिंदा हूं और तुमने मेरे बेटे को धमकाया। आज कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। पापा। अरे मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है पापा। आप देखिए, मुझे खून तो नहीं आ रहा। अगर मैं बेहोश हो गया तो मां मुझे नहीं उठा पाएंगी। आपको मुझे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना होगा पापा। ठीक है ठीक है, पहले तुम्हें डिस्पेंसरी ले चलते हैं। जब तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा तब मैं जाऊंगा उस झाओ युआनचेंग से हिसाब करने। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत। उसका बाप अभी जिंदा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में पिताजी झाओ युआनचेंग के हाथों मारे गए। इसी गुस्सैल स्वभाव के कारण। अगर कुछ देर के लिए रोक भी लिया तो क्या जिंदगी भर रोक पाओगे? नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। दादा, तुम लौट आए। कैसा रहा? सिर में अब भी दर्द है? ठीक ठाक है। मां कहाँ है? मां रसोई में खाना बना रही हैं। तो तुम पहले अपने काम में लगो। पापा, मैंने बस आधी बाल्टी ज्यादा पानी भरा था, इतनी मार पड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हमारे घर के नीचे पानी होता जाओ युआनचेंग की तानाशाही से तो छुटकारा मिल जाएगा। हमारे घर का जीवन भी सुधर जाएगा। कुएं से पानी निकालना। गांव में बहुतों के मन में यह ख्याल है, लेकिन इस साल की हालत देखो। गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं। मैंने गौर किया है, हमारे घर की जगह नीची है। सूखे में भूजल स्तर गिर गया है। बस गहराई तक खोदना होगा, पानी जरूर मिलेगा। उस जाओ युआनचेंग का ताना सहने से बेहतर है हम खुद एक कुआं खोद लें। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मानूंगा। कुएं खोदो। लेकिन झाओ युआनचेंग ने तुम्हें मारा, यह बात हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ज्यादा न्याय की तलाश का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं झाओ युआनचेंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस मामले की योजना धीरे धीरे बनानी होगी। पिछले जन्म में झाओ परिवार ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस जन्म में मैं झांग जियांगो एक एक करके हिसाब चुकाऊंगा। उसके पिता, तुम बताओ, क्या सचमुच पानी निकल आएगा? कौन जानता है? जब जियांगो खोदना चाहता है तो खोदने दो, फिर कोशिश करके देखते हैं। बस व्यर्थ का प्रयास न हो जाए। अगर कहीं ऐसा हो, मां, आप चिंता न करें, पानी तो निकलेगा ही। तो फिर खोदो खोदो। मैंने जो वह गुप्त नदी खोजी है वह हमारे घर के तहखाने के ठीक नीचे है। इस जन्म में मैं इस गुप्त नदी का उपयोग जरूर करूंगा ताकि परिवार को अच्छा जीवन मिल सके। आधा बोतल पानी और भर लेना, बस हुआंग दादा को देने के लिए था। यह सोचा नहीं था, इसीलिए तो झाओ युआनचेंग ने मुझसे हाथापाई की, और वो भी कितनी जोर से। लगता था मुझे मार ही डालेंगे। जियांगो, तुम आ गए। काका की, काका रुआ, काका की, तुम्हारे सिर पर यह क्या हुआ? यह बहुत ज्यादा है। अब तुम मुझे थामकर उस घरवाली के पास ले चलो, देखते हैं यह मिलिशिया कमांडर क्या करता है। ताऊ जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। जियांगो भी यहां है। तुम्हारे सिर पर यह चोट कैसे लगी? यह क्या हुआ? वो झाओ परिवार हमें दबाना चाहता है। तुम्हारे बड़े चाचा के सिर पर चढ़ बैठा है। मैं देखती हूं तुम मिलिशिया कप्तान होकर क्या करते हो। ऐसी बात है 3 नंबर चाचा। मैं बूढ़े हुआंग के लिए पानी भर रहा था, तब वो झाओ युआनचेंग बिना सोचे समझे मुझ पर ईंट से वार कर दिया। यह तो असफल हत्या का प्रयास है। देखता हूं तुम यह मिलिशिया कमांडर कैसे निपटते हो। हत्या का प्रयास, यह आरोप तो बहुत बड़ा लगा दिया। यह जाओ युआनचेंग जाओ शिन का भतीजा है और जाओ शिन गांव का मुखिया है। यह क्या यह? अरे बदमाश, क्या अब मेरी कोई बात नहीं चलती? नहीं,
नहीं चाचा जी, आप जल्दी मत कीजिए, ऐसा करते हैं मैं अभी जाऊंगा और झाओ शिन से पूछता हूँ। अगर बात सच है तो मैं तुरंत लोगों को लेकर आता हूँ। उस झाओ युआनचेंग को पकड़ लेते हैं। बड़े बाबू, सिर्फ तीसरे बाबू अकेले सरपंच वालों से नहीं लड़ सकते, क्यों ना हम बाहर से मदद लें। वह क्या करता है? क्या मरना चाहते हो सरपंच? आपके भतीजे ने मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया। आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। मैंने भी इस घटना के बारे में सुना है। युआनचेंग को दोष नहीं देना चाहिए। गांव में स्पष्ट नियम है, एक परिवार केवल आधी बाल्टी पानी ले सकता है। तुम्हारे बेटे ने पूरी बाल्टी भर ली। युआनचेंग गांव के अनुशासन की रक्षा भी करता है। मेरा बेटा आधी बाल्टी पानी ज्यादा ले गया, उसकी एक वजह है, वह हमारे गांव के बुजुर्ग हुआंग को पानी पहुंचा रहा था। ठीक है ठीक है, तुम्हारा बेटा भी बिना कारण नहीं था। इस बार छोड़ दो, आज के बाद अनुशासन का पालन करूंगा। जल्दी से काम पर जाओ, तुम्हारी टीम का काम आसान नहीं है। यह क्या बेकार अनुशासन है? अनुशासन का मतलब ईंट से मारना है। तुमने मेरे बेटे के सिर पर मारा क्या? यही है तुम्हारा अनुशासन? अरे बूढ़े पागल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ युआनचेंग, तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हें अब भी अपनी सही लगती है। तुम्हारा बेटा वो बेकार आदमी है। मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? यह गांव की सामूहिक संपत्ति की रक्षा है। तुम समझते हो या नहीं? जहां ठंडक हो वहीं जाकर बैठो, वरना मैं तुझे भी पीट दूंगा। आ जाओ फिर। मेरे बेटे को मारा, अब मुझे भी मारोगे? आज मैं ये बूढ़ी हड्डियां तेरे साथ लड़कर ही दम लूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। झांग जियांगो, तूने गलत दवा खा ली क्या? मुझे मारने की हिम्मत करता है? क्या बात है, पिछली बार जो ईंट मारी थी वह हल्की थी क्या? आज तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूंगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। कोई आ रहा है, अब बच गए। अरे, आप आ गए। आपने मुझे पहले भी नहीं बताया। मैं गांव के मुख्य द्वार पर आपको लेने जाता। जाओ सरपंच, आपकी तो बड़ी धाक है। दिन दहाड़े पड़ोसियों पर धौंस जमा रहे हैं। मैंने तो आज कमाल देख लिया। प्रधान, आप गलत समझ रहे हैं। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम कहते हो यह गलतफहमी है? और भी है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बुजुर्ग हुआ, देश के लिए योगदान देने वाले व्यक्ति होने के नाते पानी की एक बूंद तक पीने नहीं दे रहे? क्या हमें तुम्हारे झाओ परिवार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांगो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। यह पानी बुजुर्ग हुआंग के लिए मंगाया गया है। युआनचेंग को भी नहीं पता। यह सब एक गलतफहमी है। हाँ हाँ बिल्कुल। जियांगो, हम दोनों तो बचपन के साथी हैं। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं नहीं करता। अरे यार, तुमने अभी मुझे मारा। मैंने तो तुमसे इसका हिसाब भी नहीं किया है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तुमने बिना कुछ कहे सीधे ईंट से मेरे सिर पर वार किया। मुझे लगभग मार ही दिया। यह तुम्हारी हत्या का प्रयास है, समझे? जियांगो सही कहता है। झाओ युआनचेंग जैसे खतरनाक व्यक्ति को गांव भेजकर सुधारा जाना चाहिए, वरना आम लोगों की जान खतरे में है। चाचा, मुझे बचाओ, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। सरपंच झाओ, अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। क्या तुम फिर भी उसे बचाओगे? बेकसूर हूं बेकसूर। मुझे सच में नहीं पता था कि वह बूढ़े हुआंग के लिए पानी भर रहा था। यह अन्याय है या नहीं, गांव की अदालत में फैसला होगा। ले जाओ इसे। टूचू शेंग मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है। अब तेरे साथ मेरी दुश्मनी हो गई है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाचा, मेरी मदद करो। तुम दोनों जल्दी आकर खाना खा लो। आ रहे हैं आ रहे हैं, आ रहा हूं मां। जल्दी खाना खा लो। भैया, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। भैया ठीक है, यह समय बहुत कठिन है। बस इतना ही। हमारे घर पर अभी भी ब्रिगेड का अनाज बकाया है। अगर हमारे घर में सच में पानी निकल आया तो हम कुछ गोभी उगा सकते हैं। गोभी को अनाज में मिलाकर इस सर्दी का किसी तरह सामना कर लेंगे। नहीं तो यह सर्दी हम कैसे काटेंगे? हर घर की यही हालत है। यह मुश्किल भी गुजर जाएगी। मां, आज रात पहले किसी तरह काट लेते हैं। आज रात बस संभल कर निकाल लेंगे। मेरा विश्वास करो, हम जरूर पानी निकाल लेंगे। जरूर निकलेगा। इतने सारे पत्थर क्यों हैं? इसमें इतने सारे लाल पत्थर हैं। क्या वास्तव में पानी निकल सकता है? क्या आप सच में पानी खोद सकते हैं? खोदते रहो, जरूर मिलेगा। तहखाने में लाल पत्थरों की परत दिखी, इसका मतलब हम गहराई तक खोद चुके हैं। नीचे शायद कुछ बदलाव हो। पापा, मम्मी, जल्दी मोमबत्ती लेकर नीचे आओ। नीचे शायद एक गुफा है। बेटा, क्या यह जमीन के नीचे का महल है? इतना बड़ा? हम बच गए, हम बच गए। माँ, पापा, तुम
लोग यहीं रुको, मैं नीचे देखकर आता हूं। बेटा, ध्यान से रहना, नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नीचे चलेंगे। चिंता मत करो। माँ पापा, यह एक प्राकृतिक गुफा होनी चाहिए और यहाँ एक लगभग 6-7 मीटर चौड़ी नदी भी है। हे भगवान, नदी है। चलो हमें भी तुरंत नीचे जाकर देखना चाहिए। मैं उस नदी को देख रहा हूं। वह पूरी तरह से 6-7 मीटर चौड़ी है। शायद कई गांवों के लोगों के लिए पर्याप्त होगी। हाँ, क्या हम इसे जिले को रिपोर्ट कर दें? यह 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 माँ पापा, इस मामले में मुझे लगता है कि अभी इसे बाहर नहीं उजागर करना चाहिए। वह गुफा तो हमारे घर के पहाड़ के नीचे होनी चाहिए। क्षेत्रफल देखो तो कई पहाड़ों से जुड़ी हुई है। यह बात बहुत बड़ी है। आखिर दिल दिल में छिपे होते हैं। अगर फिर झाओजिन जैसा इंसान मिल गया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गए। जियांगो सही कह रहे हैं। इस बात को अभी छुपा कर रखें। हमारे घर में बच्चे ज्यादा हैं, उम्र भी छोटी है और कोई सहारा भी नहीं है। अगर यह भूमिगत नदी किसी और को पता चल गई, न केवल हमारा घर नहीं बचेगा बल्कि हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यहां तक कि यह घर भी नहीं बच सकता। मां ने बिल्कुल सही कहा। पिछले जन्म में मैंने बहुत जल्दी सच जान लिया था और स्थिति की रिपोर्ट कर दी। आखिरकार घर भी नहीं बचा, घर छीन लिया गया और परिवार बर्बाद हो गया। मां, पापा, बस हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करें। लेकिन बहन अभी बहुत छोटी है। इस बारे में हमें फिर से सोचना होगा। यह गुफा बहुत बड़ी है। हमें इसे जरूर छिपाना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो। मां, पिताजी, हालांकि यह गुप्त नदी गुफा के नीचे है, लेकिन हमारी घर की दीवार बहुत नीची है। कोई भी एक नजर में देख लेगा। हम थोड़ी देर में इस तहखाने की मिट्टी का उपयोग करेंगे। इससे दीवार को थोड़ा ऊंचा कर देंगे। जियांगो सही कह रहा है। यह दिन जल्द ही उजाला हो जाएगा। हम पहले काम पर चलते हैं। काम से लौटने के बाद ही कोई उपाय सोचेंगे। मां, जियांगो, तुम कहां जा रहे हो? ओ मां, हमारे घर में अब पानी की कमी नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि गांव वालों को शक होगा, इसलिए मैं दादा हुआंग के लिए एक बाल्टी पानी ले जा रहा हूं। तुमने ठीक किया। पापा, आप मछली पकड़ने का जाल साथ ले लीजिए। मेरे साथ नदी में चलकर देखते हैं। देखते हैं कि क्या मछलियां हैं। अगर मछलियां हुई तो हमारे घर में मांसाहार हो सकेगा। उसके पिता, जल्दी करो, चलो बेटा। पिताजी, इस नदी में जरूर मछलियां हैं। चलो हम यही थोड़ी देर में नेट उतार देते हैं। साथ ही हम इस गुफा को थोड़ा महसूस करते हैं। हालांकि दिन का उजाला है, इतनी रोशनी है, निश्चित रूप से यह एक ही नदी नहीं है। शायद यह पहाड़ के पीछे से भी जुड़ी हो। इन दिनों रोज लौकी खा रहे हैं। पेट में जरा सी चिकनाई नहीं है। अगर मछली पकड़ सके, एक बर्तन मछली का सूप पकाएं। पापा, इंटरनेट कैफे चलते हैं। इंटरनेट कैफे उतरते हैं। ठीक है पापा, मछली है, सच में मछली है। जल्दी जल्दी करो और जल्दी, बहुत जल्दी, जाल खींचो। बेटा, कितनी बड़ी मछली है। हाँ, बहुत अच्छा। इस नदी में ऐसी मछलियां बहुत होंगी। हाँ, यह मछली बहुत स्वादिष्ट है और बिना कांटों की है। छोटी बहन, आगे से हमारे घर में मछली खाने की बात किसी और के साथ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर फिर मछली खाने को नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने अभी फिर से देखा है, जाल फिर से भर गया है। इस आम जाल में हजारों किलो होंगे। हमारे परिवार के लिए काफी दिनों के लिए है। मां, यह नदी का रास्ता पूरी तरह से हमारे परिवार का है। क्या भविष्य में मछली न मिलने का डर है? पिताजी, थोड़ी देर में। चलो इस मछली को साफ करते हैं। तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। जियांगो, पिताजी पहली बार इस काले बाजार में आए हैं। दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कुछ नहीं होगा ना? पापा, तुम चिंता मत करो। आज रात इतनी अंधेरी है, हमने मास्क भी पहना हुआ है। कोई हमें देख नहीं पाएगा। और फिर हमारे पास इतनी सारी मछलियां हैं, खत्म भी नहीं हो पाएंगी। बनाने के बाद फेंकना बर्बादी होगी। इसे अमीर लोगों को बेचो। वे खरीदना चाहते हैं, हमें बेचना चाहिए। यह एक पंथ दो काज वाली बात है। जियांगो, हमारी मछली आधे घंटे से यहां पड़ी है। इतने आते जाते लोग भी हैं, किसी ने पूछा ही क्यों नहीं? यह ऐसा नहीं होना चाहिए। सूखे के इन वर्षों में तो शहर में यह मछली दुर्लभ हो गई है। कोई कीमत पूछे बिना कैसे रह सकता है? हाँ सही, मैं भी 2 जन्म जी चुका हूं। यह कैसे भूल गया? पापा, मेरे पास एक तरीका है। भैया, यह मछली तुम्हारी। इतनी बड़ी मछली है, कितने की है? जियांगो, यह तुम। अरे, 8 माओ। 8 माओ बहुत महंगा है भाई। आप थोड़ा कम कीजिए, मैं 2 और खरीद सकता हूं। भाई, मेरी मछली महंगी बिकती है, लेकिन मेरे मांस का गुणवत्ता अच्छा है। इस भयंकर सूखे के समय में इतनी मोटी मछली कहां से खरीदे? यह किसी और जगह पर
1 रुपए किलो मिलती है। ऐसा करते हैं, अगर तुम 2 मछलियां लो, मैं तुम्हें 50 पैसे किलो दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? सोचा नहीं था कि मेरे पापा इतने समझदार निकलेंगे। भाई साहब, आपकी यह मछली तो कम से कम 7-8 किलो की है। मैं तो एक बार में 2 मछलियां खा भी नहीं सकता। यह अरे छोटी बहन, क्या तुम भी मछली खरीद रही हो? अरे डरो मत, मेरा यह ख्याल है, यह मछली 8 माओ प्रति किलो है। तो फिर हम 5 माओ में 2 खरीद लेते हैं। हम दोनों में हर कोई 1 ले लेगा। बिल्कुल 2 ही हैं, हर कोई 3 माओ बचा लेगा, है ना? अरे यह सुझाव तो सच में बढ़िया है। बिल्कुल सही, मैं इसे अपनी भाभी के लिए ले रहा हूँ। दूध बढ़ाने के काम आएगा। मालिक, हम दोनों भाइयों को 1-1 मछली चाहिए। आपको हमें 50 पैसे किलो के हिसाब से देनी होगी। मालिक, आपने अभी ऐसा ही कहा था। 2 मछलियां 50 पैसे किलो। मैं और यह बहन हर एक के लिए 1 पट्टा। बिल्कुल 2 पट्टे। तुम वादा तोड़ नहीं सकते। जल्दी से पैसे ले लो। मुझे भी 1 पट्टा दो। मुझे भी 1 चाहिए। मुझे भी 1 पट्टा दो। मुझे भी चाहिए। मछली को अच्छे से पकड़ लीजिए। एक मिनट इंतजार कीजिए, जल्दी नहीं है। पैसे पैसे मेरे हैं, मेरे हैं। पापा, ये पैसे आपके लिए हैं। बहुत ज्यादा है। पापा, आप बार बार गिन चुके हैं, ये तीसरी बार है। कुल 550 रुपए और 50 पैसे। अरे बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। पापा, चलो घर चलते हैं। घर जाते समय इस पैसे से घर के लिए कुछ खाने का सामान ले आना। माँ बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। हाँ, घर चलो। लौट आया। बिका नहीं क्या? धंधा बहुत मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं, कल मैं मछली सुखाकर नमकीन बना दूंगा। हम नमकीन मछली का भी धंधा कर सकते हैं। इसने कहा बिकी नहीं। बुढ़िया, देखो यह क्या चीज है। फूलदार कपड़े, अंडे और यह आटा है। ये सब हमारे घर के लिए खरीदे हैं। यह आटा, इससे बनेंगे समोसे, इससे बनेंगे मोमोज। ये सारे अंडे, हमारे घर में हर कोई खाना बनाता है। माँ, हमारी मछलियां सब बिक गई। यह पैसा खरीदारी के बाद बचा हुआ है, आप संभालिए। धुआं लाने वाले व्यक्ति, यो हमारे अंडे चुराने वाले बेशर्म। कहीं अंडे खाकर तुम लोगों का दम न घुट जाए। बेटा पैदा हो तो उसकी गांड न हो। आओ सब देखो, झंग परिवार वाले, गंदे दिल और सड़े फेफड़े, हमारे अंडे चुराए और अब इनकार भी करते हो। हमने ये चुराए नहीं है, हमने खरीदा है। खरीदा है? तुम यह क्यों नहीं कहते कि आसमान से गिरे हैं? पूरी टीम में सिर्फ तुम्हारे घर का अनाज बाकी है। अंडे खरीदने का पैसा भी है। मेरे ख्याल से यह मेरे यहां से चुराया हुआ है। चलो हम हुआन सांग के पास न्याय मांगने चलते हैं। चोर को सरे बाजार घुमाया जाएगा। जाओ लिली, मुझे याद है तुम्हारे घर की मुर्गी चितकबरी थी ना? हाँ, अच्छी बात है। जाओ लिली, तुम गौर से देखो, चितकबरी मुर्गी के अंडे के छिलके पर धब्बे होते हैं। और हमारा यह एक तो, भले ही चोरी मेरे घर की न हो, तो तुम बताओ इन दिनों दलिया पकाने में भी दाने गिनने पड़ते हैं। तुम्हारे घर में अंडे कैसे खाए जा रहे हैं? यह भी चोरी के ही है न? अंडे चुराए हैं। बिल्कुल सही, चुराया ही है। मैंने कहा था हमारे घर में भी कम क्यों है। ऐसा इंसान होगा सोचा नहीं था। अब कुछ बोल नहीं पा रहे हो ना? ये तेरे अंडे गंदे तरीके से आए हैं। बकवास बंद करो। ये मैं शहर से लाया हूं। वह तब की बात है जब मैं और मेरे पिताजी कस्बे में मजदूरी करने गए थे, उसके बदले मिला था। जाओ लिली, तुम गौर से देखो, ये मैं और मेरे पिताजी हैं। कस्बे में काम पूरा करने के बाद मालिक ने हमें यह रसीद दी थी। इस पर निशान भी बना हुआ है। हाँ जाओ लिली, तुम्हारे घर की मुर्गी कैसे पाली जाती है? जल्दी मुझे सिखाओ। बिल्कुल सही, एक दिन में 4 अंडे देती है। क्या वह सोने की मुर्गी नहीं बन गई? जल्दी बाहर ले आओ, हम सबको दिखाओ, यह मुर्गी कैसी दिखती है। शर्मनाक आदमी, तुरंत घर वापस जाओ, अब शर्मिंदा हुए ना। जाओ लिली, अगली बार झूठा इल्जाम लगाने से पहले पता कर लेना। हम झांग परिवार के लोग गरीब हूं पर हौसला कम नहीं। हमारे झांग परिवार के लोग कभी छिपकर बुरे काम नहीं करते। अच्छा हुआ सबूत है। अगर यह सबूत न होता तो साफ साबित नहीं कर पाते। लेकिन यह सबूत तुम्हें कहां से मिला? मां, यह कैसा सबूत है? हमारे गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। यह झांग लिली चोर है इसलिए डरी हुई है। वह बारीकी से देखने की हिम्मत नहीं करेगी। बेटा तो समझदार है।
लेकिन इस झाओ लिली के पीछे साफ कोई भड़का रहा है। मैंने सुना झाओ युआनचेंग भी बाहर आ गया है। हमें आगे से थोड़ा सावधान रहना होगा। अरे वाह, तुम हो झांग जियानगो। मुझे अंदर कष्ट सहने पड़े और तुम बाहर अंडे खा रहे थे। मेरा इंतजार करो। यही उनका परिवार है। यही उनका परिवार लंबे समय से सट्टेबाजी कर रहा है, देश की मुसीबत में पैसा कमा रहा है। जाओ युआनचेंग, दिन दहाड़े तुम इतने सारे लोगों को क्यों लाए हो? क्या सबके सामने मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो? झूठा आरोप? अरे बाप रे, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ये सभी कम्युन के अच्छे साथी हैं। सट्टेबाजी करने वालों को ही ढूंढती हूं मैं। अरे साथी, देखिए, आप देखिए, इस सूखे के समय में इसके कपड़े पैबंदों से नहीं भरे हैं, लेकिन उनका परिवार नई कमीज तक पहनता है। एक खरीदो तो दो खरीदो। तुम ही बताओ, यह पैसा कहां से आया है? बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना। निश्चित रूप से यह काले बाजार में नापाक कमाई का पैसा है। ओह, वो क्या है? नई कमीज, नया कपड़ा, मैदा। अरे बाप रे, हमारे गांव में इतने लोगों को खाना भी नसीब नहीं। उनके घर में न सिर्फ अनाज और कपड़ा है, कुछ दिन पहले तो पूरे परिवार ने अंडे खाए थे। यह सट्टेबाजी नहीं तो और क्या है? नहीं, यह हमने बहुत समय से बचाकर रखे पैसों से खरीदा है। हाँ, यह हमने कंजूसी करके जमा किए अंडे हैं। इसका सट्टेबाजी से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारा परिवार अभी भी टीम का अनाज चुकाने का बकाया है। पैसे बचाकर और कंजूसी करके ये सब खरीदा है। मुझे लगता है तुम सिर्फ जुबान के बहादुर हो। कॉमरेड, इस कट्टर व्यक्ति को उसे कम्यून ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ करनी होगी। झांग युआनशु, झाओ युआनचेंग ने तुम्हारे परिवार पर अवैध कारोबार का आरोप लगाया है। अब सबूत स्पष्ट हैं। कृपया हमारे साथ कम्यून चलकर जांच में सहयोग दें। रुको, झाओ युआनचेंग, तुम इतने सारे लोगों को लेकर हमारे घर आए हो। क्या करना चाहते हो? मैं सोच रहा था कि यह कौन है। मैं क्या कर सकता हूं? बेशक तुम्हारी जांच करने आया हूं। झांग जियानगो, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। हाल ही में जैसे ही रात होती है, तुम अपने उस दोस्त के पीछे पीछे चल पड़ते हो, एक फटा हुआ जाल लेकर बाहर निकल जाते हो। अरे साथी, तुम देखो, उसके इस बैग में यह पैसा जरूर गैरकानूनी धंधे से आया है। यह तो बिल्कुल भरा हुआ है। कम से कम कुछ हजार तो है ही। मुझे भी यही लगता है। कुछ हजार रुपए? अरे वाह, हम मजदूरी करके कितने पैसे कमा पाते हैं। लाओ झांग परिवार ने सोने की खान खोद ली क्या? अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? हाँ सच, पिछले दिनों तक तो इतने गरीब थे कि ब्रिगेड का अनाज भी उधार लेते थे। अब जीवन इतना समृद्ध है, यहां तक कि लड़कियां भी नए कपड़े पहन रही हैं। कॉमरेड झांग जियानगो, मैं कम्यून निरीक्षण दल का कर्मचारी ली हूं। झाओ युआनचेंग ने आप पर काले बाजार में सौदेबाजी का आरोप लगाया है। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। कृपया अपना अटैची खोलकर जांच करने दीजिए। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो हम कानून के मुताबिक जबरन तलाशी लेंगे। तुम हमें बेकसूर नहीं ठहरा सकते। मेरे बेटे की कमाई साफ सुथरी है। साफ सुथरे पैसे? इस सूखे के साल में इतने साफ पैसे कहां से आए जो तुम्हारा परिवार हर दिन मौज उड़ा रहा है? मेरे ख्याल से तुम डर गए हो। कार्यकर्ता ली, जल्दी से तलाशी लो, बाहर निकालो। देखते हैं तुम कैसे बहाने बनाते हो। यह बैग मैं खोल सकता हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। आज झाओ गांव के बुजुर्ग सभी गांव वाले यहां हैं। अगर इस बैग में काले धंधे का गंदा पैसा नहीं है तो बताओ तुम क्या करोगे? मौत सामने हो तब भी मुंह चलाते हो। मुझे यकीन है तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम्हारे पास गंदा पैसा नहीं है तो मैं झाओ युआनचेंग आज यही रहूंगा। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं, 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा, फिर तुम्हें 3 बार दादा कहूंगा। ठीक है? अरे इतना हिचकिचा रहा है। अरे वाह, बाप रे, यह तो अद्भुत है। सब देखो, इधर देखो, देखो, इतना सारा पैसा। यह झांग जियानगो के गैरकानूनी सौदों का सबूत है। कॉमरेड ली, उसे गिरफ्तार करो। कॉमरेड, सबूत ठोस हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। अगर ले जाना ही है तो मुझे ले जाओ। जियांगो, अब तो कुछ बोल नहीं सकते हो ना। मेरा अपमान करने का यही नतीजा होता है। झाओ युआनचेंग, तुम फिर से अच्छे से खोज कर देखो। इसके नीचे देखो, यह क्या है? अभी भी हार नहीं मान रहे हो? ठीक है, पलट दो इसे। आज मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताकर ही दम लूंगा। यह क्या है? तुम्हारे पास यह कैसे आया? क्या? झांग जियानगो, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, यह नामुमकिन है। यह नकली है। यह तो नकली ही है। यह झांग जियानगो ने गढ़ा है। जालसाजी। कर्मचारी ली, आप ध्यान से देखिए, इस पर मुहर लगी है। सच है? झूठ है? बिल्कुल सही, यह सचमुच है। सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव की मुहर। अरे अच्छा, तो यह सच है? हाँ, मैं और मेरे पिताजी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के लिए अस्थायी ट्रांसपोर्ट वर्कर का काम करते थे। जिले के गोदामों में पहुंचाने का अनाज और अचार।
यूनियन द्वारा दिए गए वर्क पॉइंट सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट शुल्क मिलाकर घर के लिए कुछ खरीदते थे, कपड़े, कुछ सामान खरीदना है। कोई समस्या है क्या? तुम ठीक है, भले ही तुम्हारा परिवार सप्लाई कोऑपरेटिव की मदद करता हो, सामान पहुंचाने का काम करता हो, तो इतने पैसे कहां से आए? यह मैंने आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति की ओर से यह भुगतान एकत्र किया था। झाओ युआनचेंग, लेकिन आप लगातार कहते रहे कि यह गंदा पैसा है जो अवैध कारोबार से आया है। तुम्हारा मतलब है समाज, उसमें भी समस्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरे पास नहीं। कॉमरेड झांग जियांगो, माफ कीजिएगा, यह मामला हमने ठीक से जांच नहीं की। आप एक अच्छे साथी हैं, हमने जल्दबाजी कर दी। झाओ युआनचेंग, साथी झांग जियांगो स्पष्ट रूप से कम्युन के लिए काम कर रहे थे, पूरी लगन से काम करने वाले अच्छे साथी, लेकिन तुमने बार बार उन पर झूठे आरोप लगाए। अब हमारे पास कारण है तुम्हारे इरादों पर शक करने का और तुम्हारी मंशा पर। हमारे साथ चलो। चलो नहीं, यह असंभव है, इसमें कुछ गड़बड़ है। सट्टेबाज तत्व, यकीनन कुछ गलत है। एक मिनट रुको। झाओ युआनचेंग, तुमने अभी सभी गांव वालों के सामने क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? झांग जियांगो को दादा कहकर बुलाया, हम सबने सुना। बिल्कुल। अच्छा, यह तो लड़का है, बात को हवा में नहीं उड़ा सकते। जल्दी से घुटने टेको। हाँ 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 हाँ, जल्दी से सिर झुकाओ। घुटने टेको, जल्दी सिर झुकाओ, जल्दी करो। साष्टांग प्रणाम करो, बेशर्त, जल्दी करो। अभी तक घुटने नहीं टेके, घुटने टेक दो। झांग जियांगो, ज्यादा हद मत करो। जाओ युआनचेंग, यह सब तुमने खुद बुलाया है। जल्दी घुटने टेको, घुटने टेको, जल्दी करो, घुटने टेको। दादा जी, प्यारे पोते, अभी तो माथा भी नहीं टेका। तुम यहां सब क्या हो रहा है? ताऊ जी, ताऊ जी, यहां इकट्ठे क्यों हो? जाओ काम पर लग जाओ, इतनी फुर्सत है, ज्यादा हो गया क्या? चलो चलते हैं। इसे ले चलो। नहीं, ताऊ जी, ताऊ जी बचाओ मुझे, ताऊ जी। सरपंच, आपका भतीजा उठा लिया गया है। आप अभी भी जल्दी नहीं कर रहे, उसकी गड़बड़ साफ करने जाओ। जियांगो, गांव के मामले बहुत ज्यादा सख्त मत बनो। सरपंच, तुम्हारे झाओ परिवार के सामने मेरी तो क्या बिसा, मैं तो छोटा मुकाबला बड़े से कर रहा हूं। झांग जियांगो, तुम्हारे पिता और तुम सप्लाई कोऑपरेटिव में अस्थायी मजदूर थे, काम पर तो जाना ही होगा। भूलना मत, तुम्हारी टीम का काम हल्का तो बिल्कुल नहीं है। जियांगो, तुम्हारे सिर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तुम घर पर आराम करो। मैं काम पर जाता हूं। पापा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी जाओ युआनचेंग ने इतनी बड़ी शर्मिंदगी झेली है, वह कतई चुप नहीं बैठेगा। मैं देखना चाहता हूं वह जाओ क्या चाल चल रहा है और कौन सी दवा है। मुझे मत खींचो। अरे बाप रे, जियांगो, पापा, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? पापा, जियांगो को छोड़ दो। तुम कहते हो तुम मुझे खींच क्यों रहे हो? उसके पापा, तुम्हें क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों? वही वजह है, झाओ लिली स्कोर कीपर होने का फायदा उठा रही है। फी ने मेरे और जियांगो के काम के अंक काटे हैं। पापा, तो जब तुम काम पर जाते हो? झाओ लिली ने हाथ उठाया है। वहां सब झाओ परिवार के लोग हैं, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? तुमने वो झाओ लिली की बात नहीं सुनी। अगर हमारा परिवार उस झाओ युआनशु के सामने झुककर माफी नहीं मांगेगा तो वो रोज काटेगी। वो बस एक स्कोर कीपर है, मानो भगवान बन गई हो। अरे बाप रे, यह बुजुर्ग सच में। जियांगो भाई घर पर हैं। अरे जियांगो, तुम और झांग चाचा जल्दी में निकल गए। यह टोपी ले जाना भूल गए, मैं इसे लेकर आया हूं। अरे बाप रे, धन्यवाद यांग दादा। अरे यार, थोड़ा पानी पीकर जाइए। चाचा झांग, आप गुस्सा शांत करें, यह झाओ गांव का अधिकारी, अंदर बाहर सब, वह झाओ परिवार का आदमी है। हम बाहरी लोग धैर्य रखें और यह बीत जाएगा। उसकी दादी को सहन करो। जियांगो, तुम चाचा झांग को समझाओ। तुम्हारी भाभी गुल हुआ, आपकी भाभी ओस्मानथस, वे मेरा खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले जाता हूं। सुनो यांग भैया, क्या भाभी ने स्कूल पढ़ाई की है? ओह, सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव के हिसाब किताब रखने वाले बेचारा प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका उपनाम जाओ है। यह बहुत अन्याय है। अरे बाप रे,
इसका कोई उपाय भी नहीं है। क्या करें, उसका उपनाम तो जाओ है। क्या करें, उसका उपनाम तो जाओ है। हालांकि यह कहा जाता है गांव के अधिकारी सब जाओ परिवार के हैं, चुने गए हैं, लेकिन स्कोरकीपर नहीं है। जियांगो, भाई का दिमाग कमजोर है। बात करने का तरीका, डीएचजी कुछ कहना है। भाई से सीधे कहो, यांग भाई, क्या तुम सिगरेट बना सकते हो? कर, तुम काम पर ले जाना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? सब लोग थोड़ा आराम कर लो। आओ एक सिगरेट पी लो। आओ, थोड़ा आराम करो, आराम करो। भैया आओ। अरे वाह, बीड़ी। हाँ, अरे, फिर भी यह यांग जियोंग के घर का है। इस भीषण सूखे के समय में तुम अभी भी यांग जियोंग के लिए तंबाकू की पत्तियां बटोर रहे हो। हाँ, हाँ, गुड मैन, भरोसेमंद, वह भरोसेमंद है। किससे मिलने जा रहे हो? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, काम भी फुर्ती से करते हैं। यांग जियोंग, तुमने तो अच्छी पत्नी पाली। हाँ, 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 समय आ गया है। सबके काम का हिसाब करते हैं। झांग जियांगो, झांग युआनशुन 8 अंक। अगला। अरे, झाओ ली, तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे लोगों को क्यों? सभी को 10 अंक मिले और सिर्फ हम पिता पुत्र को 8 अंक मिले। आज तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं जिला मुख्यालय जाऊंगा, तुम पर शिकायत दर्ज करवाऊंगा। हाँ, झांग जियांगो, तुम बहुत गुस्से में हो। मैं स्कोर कीपर हूँ, मैं कहती हूँ 8 अंक तो 8 अंक। तुम अभी भी जिले में शिकायत करने जाओगे? जाओ शिकायत करो। ठीक है झाओ लिली, मैं अभी जाता हूँ, मैं गांव में शिकायत करूंगा। यह झाओ गांव का अधिकारी, ऊपर से नीचे सब तुम्हारे झाओ परिवार के हैं। तुम लोग तो नौकरशाही कर रहे हो, आम लोगों पर अत्याचार। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह लड़का फिर से यहाँ कैसे? झांग जियांगो, इस गांव के अधिकारी हैं, वोटों से चुने गए हैं। जैसा तुम कह रहे हो उतने बुरे नहीं हैं। गांव में सबसे ज्यादा जाओ परिवार के लोग हैं, चुनकर आए हैं। क्या सब जाओ परिवार के नहीं हैं? बिल्कुल सही, हाँ सही कहा। तुम गांव के अधिकारियों की बात कर रहे हो, सब वोट से चुने गए हैं। तो यह स्कोरकीपर कैसे? यह स्कोरकीपर तो तुम हो, सीधे नियुक्त किया गया है। ऐसे बदचलन व्यक्ति को कौन मानेगा? झांग जियांगो, तुम किसे बदचलन कह रहे हो? तुम स्कोरकीपर होने का फायदा उठाते हो, अक्सर बिना कारण हमारे काम के अंक काटते हो। चाचा का, चाचा ली, छोटू, कौन सा घर है जिसे तुमने हमारे अंक नहीं काटे? हाँ, बिल्कुल सही, वह हमेशा मेरे नंबर काटती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बाहरी लोग हैं। यह तुम्हारा बुरा चरित्र है, अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? रुको, बस मैं यही सुनना चाहता था। मैं क्या करना चाहता हूं? मेरा सुझाव है कि सीधे एक बदल दिया जाए, बाहरी गोत्र का व्यक्ति स्कोरकीपर बने, तभी यह सुनिश्चित हो सकता है निष्पक्षता और न्याय। हाँ सही, बिल्कुल सही, बाहरी गोत्र के व्यक्ति को ही ढूंढना चाहिए। सभी एक ही गोत्र के कैसे हो सकते हैं? इस तरह ही हम सुनिश्चित कर सकते हैं निष्पक्षता और न्याय। जियांगो, यह सुझाव अच्छा है। घर के पड़ोस में लिउजिया गांव के अधिकारी, सभी का उपनाम लिउ भी नहीं है। बिल्कुल सही, स्कोरकीपर को बदलना ही होगा, परिवार का नाम बदलना होगा। बदलो, बदलना ही होगा, बदलना तो पड़ेगा ही। व्यक्ति बदलो, अवश्य बदलना चाहिए, जल्दी से बदल दो। झांग जियांगो, आज मैं तुझे जीवित फाड़ दूंगी। आजा। आह, किसे किससे डर है? आह, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम जाओ है, तुम हम बाहरी लोगों को सताते हो। तुम सब एक ही झाड़ के चूहे हो। ठीक है, सब लोग झगड़ा बंद करो। यह मामला शाम को गांव कार्यालय की बैठक में फिर चर्चा करेंगे। यांग जियोंग और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ गांव कार्यालय चलो। आओ। जियांगो, तुम बहुत चालाक हो। सरपंच, उसने स्कोरकीपर की जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी को दे दी और मुझे तुम्हारे घर पर नजर रखने को कहा। यांग भाई, भाभी को अच्छे से काम करने दो। ओह, बस किसी को पता न चले हमारा रिश्ता। चिंता मत करो जियांगो, लेकिन हाल ही में तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने आज ग्राम प्रधान को कम्यून जाते देखा। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, वो झाओ युआनचेन वाला मामला। कोई बात नहीं यांग भाई, हर मुसीबत का एक इलाज होता है, हर समस्या का एक हल होता है। ठीक है, जवान हो, तुम लोगों की दुकान काफी दिनों से नहीं दिखी। तुम्हारे घर की मछली की सच में तलब लग रही है। यह सूखे का समय है, मछली हमेशा नहीं मिलती, इसलिए हमारी आपूर्ति धीमी है। पिछली बार वाली ही कीमत रहेगी। मुझे 2 दे दो। अच्छा ठीक है।
ले लो। ठीक। मुझे 2 मछलियां चाहिए, सबसे बड़ी वाली। अरे, क्या देख रहे हो? ओह, मैं कह रहा हूं, मुझे 2 सबसे बड़ी मछलियां चाहिए। मुझे 2 सबसे बड़ी मछलियां चाहिए। ठीक है। आओ, आपकी मछली। अरे लड़की, आप, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? क्या पैसे कम हैं? अरे नहीं, ये 2 मछलियां हैं। कम से कम 10 किलो तो होंगी ही। मैं मदद करता हूं। अकेले उठाना मुश्किल होगा। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूं, चलो। वह, तुम अकेली छोटी लड़की हो। अकेली कैसे ब्लैक मार्केट में आ गई? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लड़कियों को ब्लैक मार्केट नहीं आना चाहिए। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं अपने पिताजी के साथ आया हूं। वह ठीक सामने है। आह, पापा। ये हैं। वह अंकल। मैं इनकी मदद कर रहा था, मछली देने वाली लड़की। वह, मैं पहले जा रहा हूं। पापा, देखो तुमने सबको डरा कर भगा दिया। क्या मैं इतना डरावना हूं? हाँ हाँ हाँ। काउंटी मैजिस्ट्रेट जो और आप सबसे दयालु और सौम्य हैं। हाँ 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 हाँ। पापा, 1 मिनट रुकिए। पापा, जियांगो, अरे, तुमने यह क्यों खरीदा? ऊन कितनी महंगी है। बहुत दिन से नए कपड़े नहीं पहने। माँ से लाल दुपट्टा बुनवाते हैं। शुभ लगेगा। और यह थोड़े से बीज। हमारे आंगन में इतनी ही जगह है। हमेशा सब्जियां उगा ही लेते हैं। जल्दी से घर चलो, तुम्हारी माँ बेचैन हो रही है। ठीक है। तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुन दूं, अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे सबसे सुंदर रंग चाहिए। यह गुलाबी वाला। हाँ, यह सुंदर है। पता नहीं, शायद उससे फिर मिल पाऊं। मछली बेचो। जियांगो, वहां देखो। बेकार हो गया। देखो यह नजारा। क्या यह जाओ युआनचेंग है? कम्यून से बाहर आ गया है। बदला लेने के लिए लोग बुला लाए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? सुना है तुमने पिछले दिनों बेच दी थी कुछ बड़ी घास काट मछलियां। यह जाओ युआनचेंग वाला नहीं है। क्या यह पिछले दिनों की मछली है जिससे लोग बीमार हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने ही बेची थी। ए, मछली वाला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम हो? पापा, कुछ नहीं। साथियों, क्या यह कोई गलतफहमी है? हम जो करते हैं छोटा धंधा है। मछली बेचता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा, कानूनी और नियमों के अनुसार। अंकल, काले बाजार में कहते हैं कि व्यापार करते हैं कानूनी और नियमों के अनुसार। आप मेरी नजर में सबसे पहले एक खरीदने वाले, सबसे पहले एक
ठीक है अंकल, अब नहीं सताऊंगा। आप, अरे तुम्हें कैसे बुलाऊं? मेरा नाम है झांग जियांगो, कॉमरेड जियांगो। तुम सब मछलियों को मैं सब खरीद लेता हूं। तुम लोग जरा सामान समेट लो, बस मेरे साथ चलो। क्या सब मेरे ऊपर? हाँ, यह मछली कई 100 किलो की है। तुम खा पाओगे क्या? इसकी चिंता तुम मत करो। तुम लोग मेरे साथ चलो, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे साथ चलूं? कहां चलें? क्या हुआ? तुम लोग डर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बेच दूंगा? नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। यह बिल्कुल अच्छी बात है। जियांगो, पापा, कोई बात नहीं, हम बस चलो ना एक बार चलकर आते हैं। चलो। आगे। अरे कामरे, अब आप बोल सकते हैं। आपने हमें बुलाया था, क्या अच्छी खबर है? तुम घबराओ मत, मेरा नाम झोजी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें बुलाए। पापा, हाँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? लड़का, जी हाँ, हम हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं। अरे पिछली बार जीलान लाई मछली बहुत स्वादिष्ट थी। आज के इन दिनों में यह वाकई बहुत मुश्किल है। आपको पसंद आया तो बस। आजकल तो अकाल के दिन हैं, खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, सामान बेहद कम है। तुम्हारी ये चीजें, उत्तम मछली, कहां से आई हो? यह गुप्त नदी हमारे घर की सबसे बड़ा रहस्य और आधार है। एक बार भेद खुला तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन यह सामने वाला व्यक्ति, यह साफ है कि वह एक नेता कार्यकर्ता है। सीधे मना करना या झूठ बोलना शायद मुसीबत खड़ी कर दे और भी बड़ी परेशानी। वह मुझे पता है। हर व्यक्ति अपना अपना तरीका रखता है पैसा कमाने का। अरे मैं भी अब ज्यादा पूछती नहीं। इस बार आकर मैं चाहती हूं कि तुम लोग एक सहयोग पर बात करो। कैसा सहयोग? मैं चाहती हूं कि तुम लोग नियमित रूप से कम्यून को मछली की एक खेप भेजो। इस तरह हल हो जाएगा आसपास के गांवों और जनता की मुश्किल। तुम्हें कितनी मछली चाहिए? हाँ हाँ, जितनी हो। कितना चाहिए, कितना चाहते हो? दाम की बात है, बाजार भाव के हिसाब से लगा दो। कभी नहीं, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। एहे हाँ हाँ। लीडर, लीडर, आपने जो कहा, क्या यह सच है? सरकार, क्या सरकार सच में तैयार है हमारी मछली खरीदने के लिए? अरे भैया, यह बिल्कुल सच है। इस तरह तुरंत आराम मिलेगा आसपास के लोगों की मुश्किलों का। और सुनो, तुम लोगों को भी, इन होनहार लोगों को भी अपनी विशेषता का उपयोग करो। हमने वादा किया है, गारंटी समय पर मात्रा के अनुसार पहुंचा देंगे। गांव वालों के लिए योगदान दे पाना, यह हमारा कर्तव्य भी है। हाँ, यह सचमुच भगवान की मदद है। न केवल मुझे मिल गया है एक स्थिर और विश्वसनीय बिक्री मार्ग, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकता हूं। इस बार जाओ युआनचेंग अगर फिर से मौके का फायदा उठाना चाहेगा तो उसे अच्छी तरह सोचना होगा। जियांगो, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? अब सरकार वाकई तैयार है हमारी मछली खरीदने को, और बाजार भाव पर। पापा, यह सच है। काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है। कॉमरेड झो ने खुद कहा था। यह तो बहुत बढ़िया है। पहले ब्लैक मार्केट में मछली बेचता था, हालांकि पैसे तो कमाए, लेकिन मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता था। अब सरकार के साथ साझेदारी है हमारा यह काम तो, लेकिन यह तो लोहे की रोटी वाली नौकरी है। हाँ पापा, अब हमें आखिरकार डर के मारे नहीं जीना पड़ेगा। हमारे घर का जीवन अब आखिरकार आशा की किरण दिखी है। जियांगो, चलो जल्दी से घर चलते हैं। इस बड़ी खुशखबरी को जाकर अपनी माँ और बहन को सुना दो। ठीक है, चलो। अरे जियांगो, उसके पिता, तुम लोग कहाँ थे? मैं डर से मर गया। युआनशुन भैया, जियांगो, तुम दोनों कहाँ गए थे? आज सुबह पहाड़ का हिस्सा ढह गया, गांव में कई लोग घायल हो गए। हम ढूंढ नहीं पा रहे थे तुम दोनों पिता पुत्र। हम सबको लगा था कि तुम लोग। अरे
भूस्खलन। तीसरे अंकल हुआ। पहाड़ पर भूस्खलन कैसे हो गया? गांव के मुखिया की वजह से हुआ। पानी के स्रोत की तलाश में एक पूरा गिरोह लेकर आया। पागलों की तरह पहाड़ पर खनन और पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। नतीजा यह हुआ। अरे बाप रे, झांग जियांगो। बिल्कुल सही समय पर सब लोग आ चुके हैं। गांव का पानी पूरी तरह सूख गया है। नए पानी के स्रोत की तलाश में ग्राम पंचायत के फैसले से गांव के हर वयस्क पुरुष को चिट्ठी निकालनी होगी। बारी बारी से पहाड़ पर कुआं खोदने। चिट्ठी निकालो। यह सरपंच। पहाड़ पर अभी अभी हुआ है भूस्खलन का हादसा, और फिर वहां की जमीन इतनी ऊंची है, बिल्कुल भी नहीं है पानी जमा करने की स्थिति। यह कैसे संभव है? पानी निकल ही आएगा। इस तरह सब कुछ बेकार की मेहनत होगी और खतरनाक भी है। तुमसे पानी नहीं निकलेगा। भूमिगत नदी का रहस्य उसे कभी नहीं पता चलने देना। मैंने सामान्य तर्क से यह निष्कर्ष निकाला है। मौत से डरना और जीवन से चिपके रहना। बकवास बंद करो। आज यह कमरा तुम्हें पकड़ना ही होगा। लगता है यह पहाड़ अब तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, मैं देखना चाहता हूं तुम झाओ शिन आखिर करना क्या चाहते हो। फिर से सिर्फ हम दोनों क्यों? पिछली बार जो भूस्खलन में घायल हुए थे वे भी हमारे बाहरी लोग ही थे। सरपंच, यह चिट्ठी निकालने वाला डिब्बा, कहीं इसमें भूत तो नहीं? क्या चिट्ठी निकालना साफ तो है कि यह धोखा है। हम बाहर वाले लोग खतरे में डाले जा रहे हैं ताकि यह जाओगा पानी का स्रोत ढूंढ सके। जियांगो, तुम भाग्यशाली हो। 3 दिन बाद ठीक समय पर पहाड़ पर चलना। गांव के लिए देरी मत करो। पानी के स्रोत की खोज का महत्वपूर्ण काम। चलो चलो चलते हैं। यह जाओ बहुत ज्यादा है। यह तो तुम्हें भेज रहा है ताऊ जी। थोड़ा अलग चलते हैं। जियांगो, सीधी बात करो। यह जाओ शिंगो तीन काका, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस झाओ गांव का मुखिया बन जाओ? जियांगो, ऐसी बेहूदी बात मत बोलो। ये बातें क्या इधर उधर कही जा सकती हैं। तीजा, वह जाओ शिन गांव प्रमुख बनकर पानी की तलाश में हमारी कोई परवाह नहीं करता बाहरी लोगों की जान की। ऐसा इंसान गांव प्रमुख बनने लायक नहीं है। अरे बाप रे, यह गांव प्रमुख चुनाव से चुना जाता है। मेरी इच्छा है पर शक्ति नहीं। ताऊ जी, हम इस तरह पहले ऐसे ही। अरे साथी जो, सावधान रहना। कॉमरेड जियांगो, आओ। आ गया। अरे शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कॉमरेड जियांगो। अगर तुम नहीं होते मैं तो गिर ही गया हूंगा। वो बस हाथ उठाने भर की बात है। वो इस तरह का काम तो तुम लड़कियां एक लड़का ढूंढना होगा तभी मदद मिल पाएगी। हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ सही। यह यह मछली है तुम्हारे लिए भेजी गई है। देखो, ओह, इतनी जल्दी आ गई। हाँ, जल्दी अंदर आ जाओ। ठीक है, पिताजी अभी बात कर रहे थे। ठीक है। यह तो बिल्कुल बेतुका है। अब तो आग पैरों तक पहुंच गई है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है या नहीं? यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। शहर के नेता बहुत जल्दी में मांग रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में यह मशीन क्यों बंद हो गई? क्या तुम्हें यकीन है? क्या और कोई रास्ता नहीं है? जिलाध्यक्ष जो, यह यह मशीन की संरचना जटिल है। संभवतः इसके अंदर के पुर्जे पुराने हो गए हैं। यह मैं वास्तव में, अरे बाप रे, अरे
चाचा झो, यह मशीन, शायद मैं देख सकता हूं। अरे, तुम क्या देख रहे हो? पता है यह क्या है? सटीक मशीन। यह अगर टूट गया तो तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। तुम एक मछली बेचने वाले हो, इसमें क्या धांधली मचा रहे हो? कार्यकर्ता ली, ऐसी बात मत कहो, क्योंकि तुम ठीक नहीं कर सकते। साथी जियांगो को कोशिश करने दो, फिर क्या हुआ? शायद वह ठीक कर सके। कामरेड झो, मुझे कोशिश करने दो, अगर ठीक नहीं हुआ मैं नतीजे भुगतूंगा। अरे, देखा, कनेक्शन ढीला था, एक छोटा सा कैपेसिटर जल गया है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक हो गया। यह असंभव है, बस यूं ही कुछ छेड़छाड़ की और कह दिया कि ठीक हो गया। इसको बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, सच में ठीक हो गया। यह फाइल तो पूरी तरह से सही है। कामरेड जियांगो, सच में अंदाजा नहीं था तुम्हें यह कला भी आती है। आज तो तुम्हारी ही बदौलत है। आप बहुत अति कह रहे हैं। हाँ, कामरेड झांग, अभी मैं ही था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने अनुचित बात कह दी। आप इसे दिल पर न लें। कामरेड ली भी काम का ख्याल रखते हो। जियांगो, आओ आओ आओ, बैठो, चाय पियो। मुझे अच्छी तरह से शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी यह तकनीक तो हमसे भी बेहतर है। कार्यालय के कर्मचारी और भी पेशेवर होने चाहिए, बहुत फुर्तीले हैं। आप बहुत कृपा कर रहे हैं। वह, मैं भी पहले थोड़ा बहुत सीखा था। अब समय काफी हो गया है, मछली भी पहुंच गई है, अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, जीला, जल्दी करो, जियांगो को विदा करो। वो, कामरेड झो, यह तुम्हारे लिए है। कितना सुंदर है। तुम्हें कैसे पता? मुझे लाल रंग पसंद है। पहले तुम हमारे स्टॉल पर मछली खरीद रहे थे। लाल हेयर क्लिप। जब मैं उसे उठाने गया तो देखा कोई उसे कुचलकर चला गया था। मैंने देखा तुम्हें वह बहुत पसंद था, इसलिए मैंने नया खरीद लिया। यह नया वाला तुम्हारे लिए है। मान लो कि यह चीज असली मालिक को वापस मिल गई। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार कर लोगे। धन्यवाद, कामरेड जियांगो। यह हेयर क्लिप मुझे बहुत पसंद है। क्या यह सुंदर है? कामरेड जियांगो, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वह, अभी अभी मैंने अंकल को देखा, उनके फैक्स मशीन में आया हुआ दस्तावेज। मुझे लगता है सूखा राहत और पानी की आपूर्ति का मामला है। शायद यही है। हाल में बारिश नहीं हो रही, सूखे की स्थिति भी काफी गंभीर है। मेरे पिता और उनके साथी हाल ही में इसी बात से परेशान हैं। क्योंकि आसमान से बारिश नहीं हो रही तो हम रास्ते में पानी ढूंढ सकते हैं। ऊंची जगहों पर पानी नहीं मिलेगा, हम कर सकते हैं निचली जगहों से जाएं। इन सबको छोड़ दो, मेरे पिता परेशान हो। कामरेड जियांगो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद है? अरे अरे अरे, तुमने अभी मुझे हेयर क्लिप दी, यह तो आदान प्रदान है। एक जो तुम्हें पसंद हो। मुझे लगता है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, यह नहीं चलेगा। तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं।
आसमान से बारिश नहीं हो रही, जमीन के नीचे पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। तुम लोग सब उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी हो, क्या कोई और रास्ता नहीं है? यह आसमान बारिश नहीं कर रहा, हमारी भी सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं। जब आसमान से बारिश नहीं होती तो धरती से पानी ढूंढो। कहना आसान है, अब तो सूखे के दिन हैं, पानी कहां मिलेगा? अब हमने केवल ध्यान दिया ऊंची जगह के पानी पर। असल में हम भी कर सकते हैं, निचले इलाकों से पानी ढूंढना, सड़क बनाना, पानी लाना। एक पंथ दो काज। हाँ बिल्कुल, मौजूदा तरीके काम नहीं करते। ध्यान नहीं दिया, आय बढ़ाओ खर्च घटाओ, ले जारी रखो। और वह पापा, दरअसल यह मेरा विचार नहीं था, यह झांग जियांगो का सुझाव था। कौन? झांग जियांगो? वह कहाँ है? वह लौट चुका है। जल्दी करो, गाड़ी का प्रबंध करो, उसे ढूंढने जाओ। अच्छा ठीक है। उसका यह सुझाव बड़ी मुसीबत का समाधान कर देगा। बड़े ताऊ, मैं उस दिन कम्यून गया था, युआनचेंग से मिला। वहां उसे ठीक से खाना नहीं मिलता और न ही ठीक से सो पाता है। वह बहुत पतला हो गया है, चेहरा ही बदल गया है। वे यह भी कहते हैं कि सजा और बढ़ा देंगे। टीना, जब से झांग जियांगो होश में आया है, हर जगह हमारे झाओ परिवार का विरोध कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यह वही है। जियांगो, अरे मां, तुम की बाहर छिप जाओ, आज रात ही चले जाओ। वो झाओ साफ दिख रहा है, उसका इरादा खराब है। कल पहाड़ पर चलेंगे, वो जोर बिगाड़ेगा। कोई बात नहीं मां। जियांगो, तुम्हारी मां ने ठीक कहा, समझदार आदमी मुसीबत से बचता है। तहखाने के नीचे पहाड़ का रास्ता है, तुम अभी वहां से निकल जाओ, कुछ दिन चुप कर रहो। पापा, मां, मैं नहीं भाग सकता। मैं भाग गया तो झाओ शिन के पास और भी ज्यादा कारण हो जाएंगे हमारे परिवार को नष्ट करने के। अरे, और उन लोगों का दिल भी तोड़ देगा जो हमारा समर्थन करते हैं, हमारे गांव वालों का दिल। लेकिन बेटा, मां, तुम चिंता मत करो। जब से मैंने यह मामला उठाया है तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। वह झाओ शिन पहाड़ पर चढ़कर मुझ पर हमला करना चाहता है, उतना आसान नहीं है। वक्त आने पर कौन घाटे में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा, यह तय नहीं है बेटा। अरे झाओ शिन, तुम पहाड़ पर हमला करना चाहते हो, ठीक समय है। मैं तुम्हें अपने कर्मों का फल खुद चखाऊंगा। झांग जियांगो, समय हो गया है, पहाड़ पर चलने का वक्त है। झाओ शिन, तुम हद से ज्यादा सताते हो। वह पहाड़ अभी अभी धंसा है। तुम सिर्फ मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पहाड़ पर जाना है, मैं उसकी जगह जाऊंगा। झांग युआनशु, तुम अपने आप को कौन समझते हो? यह गांव का फैसला है, सभी ग्रामीणों ने मिलकर यह तय किया है। तुम्हारी क्या मजाल जो तुम। झांग जियांगो, जल्दी से बाहर आओ। बिल्कुल सही, डरते हो तो बनो ही मत। झाओ परिवार गांव के लोग। पापा, मां, मुझे करने दो। सरपंच, इतनी सुबह इतना गुस्सा? मैंने जिम्मा लिया है तो जरूर जाऊंगा। जियांगो, तुम नहीं जा सकते। पापा, तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है। मां, आज रात मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना चाहता हूं, वो पराठे। ज्यादा चर्बी डालना याद रखना। हाँ, पापा, आप घर पर हैं। मां और छोटी बहन का ख्याल रखना, मेरी वापसी का इंतजार करना। सरपंच जी, चलिए, आपका समय बर्बाद न करें। पानी के स्रोत की खोज का महत्वपूर्ण काम। बहादुर हो तुम, तो फिर शुरू करो। झांग जियांगो, तुम जवान हो और ताकतवर हो, तुम वहां खोदो, वहां नीचे खोदो, वहां पानी जरूर मिलेगा। सरपंच, तुम्हें सच में पता नहीं है या फिर झूठ बोल रहे हो? वहां पहाड़ फट गया है।
अभी भूस्खलन हुआ है DHG, पहाड़ ही फट गया है। हम अब पानी की तलाश में वहां जा रहे हैं। यह मौत को दावत देने जैसा है। जॉन जियान वो बात ऐसा भी नहीं है। दरारें होने की वजह से ही पानी आसानी से निकल आता है। तुम जाकर देखो, वहां जरूर पानी मिलेगा। यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक बड़ी उपलब्धि। अगर पानी का स्रोत वाकई मिल गया तो इसका श्रेय भी तुम झाओ शिन को ही जाएगा। गलत व्यक्ति को श्रेय देना, जबरदस्ती छीन लेना, क्या यह तुम्हारे झाओ शिन के खास हुनर में से नहीं है? जॉन जियान वो, मैं तुम्हें जानता हूं, मेरे फैसले की अवहेलना कर रहे हो। पानी की तलाश भी गांव के भले के लिए है। गांव के बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे पानी के लिए जीवन की प्रतीक्षा में हैं। बस थोड़ी और मेहनत करो। गांव की भलाई के लिए। बहुत दिखावटी कारण तो तुमने चुपके से काट लिया, जिले से मिले राहत अनाज को अपनी जेब भरने के लिए। यह भी गांव के भले के लिए है क्या? उसे कैसे पता चला? बकवास बंद करो। जॉन जियान वो, सबूत कहां है? कोई सबूत नहीं है। तो मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सबूत मेरे पास जरूर है। वांग ताऊ, तुम लोग, क्या तुम सब पहले से ही मिलीभगत कर चुके थे? मिलीभगत नहीं है, बल्कि इन सालों में झाओ गांव के सभी तुम्हारे द्वारा सताए गए गांव वालों की ओर से हैं। न्याय मांगने आए हैं। न्याय की मांग। बस तुम कुछ ही लोग हो। हम कुछ लोग हैं, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन न्याय मांगने काफी हैं। जाओ शिन, तुम इस गांव के मुखिया हो। हर महीने जिला प्रशासन गांव को राहत अनाज देता है। तुमने गबन कर लिया। अगर मैं इस बार जिले न गया होता तो मुझे पता भी न चलता। तुम इतने लालची निकले। पता चल गया तो क्या होगा? तुम गांव वालों से पूछो, क्या ऐसा कोई मामला हुआ है? बड़े पिताजी, लेकिन हर बार राहत का अनाज हम सब ने बांट दिया और अंगूठे का निशान भी लगा दिया। हाँ सही, मैंने भी लिया था। राहत अनाज तो बांट दिया गया है। सुनो, अनाज में कटौती, सबूत कहाँ है? हाँ, तुम गांव वालों ने सब ले लिया, पर हम बाहरी लोगों का क्या? यह तो अपने पद का गलत फायदा उठाना है। जाओ शिन, तुम्हारा दिल बहुत गंदा है। मेरी मां की उम्र 80 से ऊपर है। जंगली सब्जियां खाकर भी दाने गिन गिन कर पकाते हैं। यह अनाज जिले की राहत सामग्री है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई इसमें हेराफेरी करने की? जाओ शिन, तुम्हारे पास अब और क्या कहने को है? जाओ शिन, तुम्हारे ये सबूत मैंने सब हासिल कर लिए हैं। उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा, तुम्हें सजा दिलाऊंगा। उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा, मुझे दंड दो। जॉन जियान वो, अरे प्यारे बच्चे, काम पर जाते समय तू इतना घमंडी नहीं था। आज मैं देखती हूं, अब तू अपनी पूंछ कैसे हिलाएगा। कामरेड जियान वो घर पर हैं? जो जो गुल्ला अंकल, क्या जियान वो कॉमरेड घर पर हैं? मेरे पिता को उनसे कुछ काम है। जो गुल्ला, कृपया जियान वो को बचा लो। भैया, जल्दी उठो, आखिर हुआ क्या है? जियान वो, वह ताऊ जी टीम लीडर हैं। तुम्हारी उस पर हाथ डालने की हिम्मत, तुम भी बचने वाले नहीं। जाओ शिन, तुमने तो बहुत जुल्म किया। हम कुछ लोग ही सही तुमसे जान लड़ा देंगे। बस तुम कुछ नाचीज सिपाही हो, मजाक उड़ाते हो। हे भगवान, पूर्वजों हमारी रक्षा करो, कुछ भी अनहोनी न हो जाए। भैया, कोई बात नहीं, जियांगो के साथ कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कर दिया है। ली जियांग को भेज दिया है कम्यून से लोग बुलाने। हाँ चाचा, कॉमरेड जियांगो बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी चलो, चलो चलो, आप सावधान रहिए। क्या मेरा विश्लेषण गलत है? क्या हम वाकई यही खत्म हो जाएंगे? सब रुक जाओ, देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? दिन दहाड़े? क्या तुम लोगों को इंसान की जान लेनी है? जियांगो, कैसे हो? ठीक तो हो ना? बाप तो डर के मरा जा रहा था। मैं ठीक हूं, तुम उनके कौन हो? हमारे झाओ गांव के मामले में दखल देने की हिम्मत? झाओ शिन, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये है जिलाधिकारी जो। क्या ये जिलाधिकारी हैं? जिलाधिकारी आप आ गए। यह जाओ शिन अपने गांव के मुखिया होने का फायदा उठाता है, राशन में कटौती करता है। जियांगो ने उनका गंदा खेल पकड़ लिया। वे हमारी जान और माल के दुश्मन बन गए। काउंटी मैजिस्ट्रेट, हमें न्याय दीजिए। आज मैं यहां आपके लिए ही न्याय लेकर आया हूं। जाओ जी, तुम्हारी हिम्मत देखो। इस सूखे के साल में तुम भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इंसान भी हो? मैं जिलाधिकारी नहीं हूं, मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास सबूत हैं।
झाओ शिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबूत यहां है। अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? नहीं, मेरी बात सुनो। कर्मचारी ली, रुको, इन्हें कम्यून ले जाओ। संगठन इन पर मुकदमा चलाएगा। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। उठो, चलो। जियांगो, बहुत अच्छा किया। अरे सब मेरी गलती है। इन कीड़ों को मौका मिल गया। जियांगो, अरे तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। जियांगो, मैंने जीलान से सुना तुम्हारे पास सूखे से निपटने के कुछ विचार हैं। यह मामला फिलहाल हमारे लिए भी जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछली बार तुमने कहा था क्योंकि आसमान से बारिश नहीं हो रही तो जमीन में पानी ढूंढो। यह मामला मेरे पिताजी को बहुत दिलचस्पी है। तुम जल्दी से मेरे पिताजी को बताओ। ठीक है चाचा झो, बात ऐसी है, फिलहाल जमीन पर पानी के स्रोत दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हे भगवान, बारिश फिर भी नहीं हो रही है। इसलिए हम सड़क बना सकते हैं और कुएं खोद सकते हैं। इस तरह से न केवल गांव वालों की यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि नया पानी का स्रोत भी मिल सकता है। यह तो हम हाल ही में लगातार कुएं खोद रहे हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला है। यह इलाके की ऊंचाई की वजह से है। पहले हमने सिर्फ ऊंचे इलाकों पर ध्यान दिया, नीचे इलाकों पर नहीं। जब भीषण सूखा पड़ता है तो पानी धीरे धीरे नीचे रिसने लगता है। इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं निचले इलाके में पानी की तलाश करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मामले से जो दिखने में साधारण है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक गहरा राज। कुछ अजीब घटनाएं, रहस्यमय सुराग और उलझे हुए रिश्ते धीरे धीरे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। हर किरदार कुछ न कुछ छुपा रहा है और जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है, कहानी और भी दिलचस्प होती चली जाती है। माफ कीजिए, मुझे एक बार गले लगाने दीजिए। लड़की ने बस प्रेसिडेंट को गले लगा लिया। अगले ही पल एक स्पेशल प्राइज पर्चा उड़कर आ गया। उसी समय प्रेसिडेंट का सालों पुराना दिल का दर्द भी कम हो गया। इस पल दोनों को समझ आया, असल में बस एक दूसरे को गले लगाने भर से दोनों का भाग्य संतुलित हो सकता है। इसलिए वे गले मिलने के लिए हर मौका ढूंढते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताई। जन्म से दुर्भाग्य और सौभाग्य वाली किस्मत। फिर एक दिन लड़की को दिल के दौरे से पीड़ित अध्यक्ष ने फिर गले लगाने को कहा। तब उसे सच्चाई का पता चला। हाँ, वह सचिव किम। अध्यक्ष फू को आखिर क्या बीमारी है? इतना अचानक क्यों? फू साहब, यह भाग्य का उल्टा असर है। बस उसे अचानक मिली किस्मत स्वीकार करनी होगी, चाहे खुद से हो या मजबूरी में। दिल की बीमारी पैदा करेगा, पर अभी चेयरमैन को पता नहीं है। लड़की पैदाइशी बदकिस्मत है। गांव के मुखिया ने गोद लेने के बाद से पूरा गांव दुर्भाग्य से अशांत हो गया है। दुखी ग्रामीण केवल लड़की को शहर भेज सकते हैं, उसकी नीति वाले व्यक्ति को ढूंढने। किसने सोचा था कि शहर पहुंचते ही मिल जाएगा। जन्मजात भाग्य से पीड़ित यूनचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति से लड़की जानती है, बस अध्यक्ष के पास रहकर वह उनका भाग्य सोख सकती है। बुरी किस्मत को संतुलित करना, इसलिए उसने आदमी के पास रहने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। मालिक, मैं टोंगजिया गांव से आया हूं, एक अनाथ। मैं अतिथि सत्कार कर सकता हूं, रसोई भी संभाल सकता हूं, गुंडों से लड़ सकता हूं, पाइप भी ठीक कर सकता हूं, बल्ब भी बदल सकता हूं। बॉस, क्या आप मुझे रख सकते हैं? हालांकि वह मेरी नीति नहीं है, लेकिन वह मेरे लक्षण कम कर देती है, यह भी अच्छा है। सीधी सादी लड़की। मैं तो बस ठिकाने की तलाश में था और थोड़ी किस्मत भी उधार ले लूं। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था वह अनजाने में फंस गई एक धनाढ़ परिवार के झगड़े में। नमस्ते महोदया, यह बदबू कहां से आ रही है? भीख मांगने हमारे फू घराने में आई है। कोई है, इसे बाहर निकालो। मां, कृपया धीरे चलें, वह मेरी है। तुम्हारी है तो तुमने मेरे चुने हुए कुलीन कन्या से शादी नहीं की। तुम्हें तो यही पसंद है। अरे तुम सम्मान से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की? अरे कोई है? बहुत गंदा है, जल्दी से मेरा इलाज करो। तुम यह, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे चुने हुए व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया, इसलिए तुमने अपना गुस्सा दूसरों पर निकाला। मैं मां की तरफ से क्षतिपूर्ति करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप पर विचार करो, नहीं तो आगे मत कहना कि बेटे ने रहम नहीं दिखाया। अरे तुम यह कभी न बदलने वाले गद्दार हो। मैंने 20 साल तक तुम्हें पाला है, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने दिया है, और तुम एक मामूली भिखारी के लिए तुम्हारी मेरी धमकी देने की हिम्मत।
तुम 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे, यह तुम्हारी किस्मत है। देखते हैं तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है। मैं इसे साफ करता हूं। अरे मैंने बहुत देर तक सुना, तब जाकर समझ पाया वह तुम्हारी असली मां नहीं है। फिर तुम उसे इज्जत क्यों दे रहे हो? इस किस्म के लोगों से निपटने के लिए तुम जितना उसे इज्जत दोगे, वह उतनी ही ज्यादा दबंग बन जाएगी। वह फू परिवार की आधी मालकिन है। तुम्हें उससे दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वह कौन है। मेरे मालिक को परेशान करना बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वफादारी तो अच्छी है। आओ और उसका मुंह फाड़ दो। आ जाओ दादी। मैं बचपन से पहाड़ों पर काले भालू के साथ प्रशिक्षित हुआ हूं। क्या मैं तुम्हारे जैसे कुछ दुबले पतले कुत्तों से डरूंगा? अरे बॉस पीछे हटो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मैं इस नीच को सबक सिखाऊंगा। आज जमीन पर घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। आगे बढ़ो, आ जाओ। तुम्हारी मारपीट अच्छी है। मैडम क्या अभी और लड़े? तुम सब पेशेवर बॉडीगार्ड हो, एक छोटी लड़की से भी नहीं लड़ सकते। मुझे तुम्हारी पेशेवर योग्यता पर गंभीर संदेह है। तुम सबको नौकरी से निकाला जाता है। दफा हो जाओ। चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूं। हाँ ठीक है। क्या? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे अभी कुछ और काम है। पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, जल्द ही सचिव की तुम्हारे काम की व्यवस्था करने आएंगी। ठीक है बॉस, धीरे से जाइए। प्रबंधक फू, हम तुरंत दवाई भेजने के लिए कहते हैं। तुम जिन के पास जाओ, वह दवाई से ज्यादा कारगर है। तुम वही हो जिसे जिनचेंग भैया ने बचाया था, छोटी गुस्सैल। देहाती लग रही हो, मिट्टी जैसा सस्ता रूप, एकदम गरीबों जैसी शक्ल। बस यही चेहरा है। ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो? पिछले जन्म में 500 बार मुड़कर देखने से इस जन्म में सिर्फ कंधे रगड़ने का मौका मिला, लेकिन उस लड़के ने कंधा रगड़ने के बाद लड़की की स्कर्ट का हिस्सा कुचल दिया। लड़की बहुत गुस्से में थी। उसने तुरंत लड़के से 2 लाख रुपए मांग लिए। लड़का हैरान रह गया। उसने लड़की पर बहुत ज्यादा मानने का आरोप लगाया। इससे लड़की चिढ़ गई। मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूं, मेरी एक आम शाम की चाय की कीमत भी तुम भिखारी के पूरे कपड़ों से ज्यादा है। तुम किसे भिखारी कह रहे हो? फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो और एक बदबूदार कचरे का बैग लेकर घूम रहे हो। तो भिखारी नहीं तो और कौन है? देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। पहले से ही गलत युवक जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी प्रेमिका ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी। उसने लड़की को गहने गिरवी रखने को दिए। लड़की ने जमीन पर ऐसे ही कई गहने देखे। उसे यकीन हो गया कि युवक ने कचरा सामान उठाया है। लड़का दृढ़ता से अपने कंगन की शपथ लेता है कि वो असली है। लड़की नकली साबित करने के लिए उससे अंत तक लड़ने का फैसला किया। अगर मैं साबित कर दूं कि यह असली है, तो मैं अपने 20 लाख फॉलोअर्स के सामने वादा करती हूं नौकरानी बनकर आपकी सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा में। अगर यह नकली है तो तुम जीवन भर ऑनलाइन बदनामी का इंतजार करो। लड़की के एक फैन के सुझाव पर उसने एक ऑनलाइन एंटीक वैल्यूएटर युआन यू से संपर्क किया। अनुभवी भाई क्वान ने वीडियो के माध्यम से तुरंत पहचान लिया कि लड़की के हाथ का ब्रेसलेट एक उत्तम श्रेणी की असली वस्तु है। जब उसने जमीन पर देखा तो वहां एक ही तरह के जेड ब्रेसलेट का ढेर था। वो तुरंत मौके पर पुष्टि करने के लिए आने को बेताब हो गया। बस देख लेना तुम। भैया क्वान, असल में तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, खास तौर पर यहां तक आने की। अरे हटो, मेरे रास्ते से हटो। क्वान भाई ने इतनी उच्च गुणवत्ता वाला कभी नहीं देखा था, और इतना समान कंगन। वो इतना उत्साहित था कि शब्द ही नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने ऊंची कीमत देकर सभी खरीदने की तैयारी कर ली। क्वान भाई के इस कदम ने लड़की को चौंका दिया। उस लड़के ने भी इन जेड कंगनों की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह इतना कीमती निकला, लेकिन बेघर होने के कारण उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, और इस तरह बिना सोचे समझे उसने 50 लाख कमा लिए। दरअसल वो लड़का अपने पुश्तैनी जड़ी बूटी की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका और मिस्टर लू ने साथ मिलकर सारी संपत्ति ठग ली गई। वो बिल्कुल कंगाल हो गया, पेट भरने को प्लास्टिक की बोतलें बीनता। अचानक उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े समलैंगिक से जो बोतलें बीनता था, जो उसका इलाका छीन रहा था। लड़के ने बूढ़े की दयनीय हालत देखी और अपनी सारी बोतलें उसे दे दी। ये सोचकर हैरानी हुई कि लाउकी ने सिर्फ एक ही लिया और अपने कपड़े के थैले में रख लिया। बस कुछ ही बार हिलाया और वही बोतलों का ढेर बाहर गिर पड़ा। हैरान युवक को शक हुआ कि उसकी मुलाकात किसी देवता से हुई है।
उसे पता नहीं था कि अपने अच्छे कर्म की वजह से उसे लाओकी की कृपा मिली और इस तरह उसे एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। यह आकाशीय खजाना थैली है। इसके अद्भुत उपयोग अनंत हैं, असीमित उपयोग। इसे संभाल कर और संजो कर रखना। बूढ़े ने यह थैली नौजवान को दे दी और गायब हो गया। अब होश में आकर नौजवान को याद आया कि उसके पास अपनी पैतृक धरोहर अभी भी है, तो मैंने उसे प्रभाव देखने के लिए अंदर डाल दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि चमत्कार सचमुच हो जाएगा। मैं अमीर हो गया हूं। लू चेनफेंग। चेनजी, तुम दोनों, इस मर्द और औरत की जोड़ी, मेरे पास क्यूंकन बैग ये खजाना है। जल्द ही मैं वो सब वापस ले लूंगा जो मेरा है। तुम लोग मेरा इंतजार करो। इन किन्नों से उस लड़के के पास पैसा कमाने का साधन हो गया। सहयोग से भाई क्वान ने जाने से पहले उस लड़के को खास तौर पर बुलाया, रात की दुर्लभ वस्तुओं की महफिल में शामिल होने के लिए। लड़के को अपनी पूर्व प्रेमिका याद आई जिसने उसकी संपत्ति लूट ली थी, और मिस्टर लू भी उस दुर्लभ वस्तुओं की महफिल में शामिल होने वाले थे, इसलिए उसने बदला लेने जाने की तैयारी की। और इस समय वो लड़के के प्रति रवैया एकदम बदल गया। इस गुप्त करोड़पति को पाने के लिए वह लगातार लड़के से माफी मांगती रही। तभी लड़के को अचानक पिछली शर्त याद आई। अरे, नौकरानी बनना तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो सिर्फ आपकी खास नौकरानी बनना चाहती हूं। मैंने तो अभी तक प्यार ही नहीं किया है। जहां ज्ञान भैया, आज रात तुम मुझे अपने घर ले चलो ना। हम कुछ ऐसा करें जो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं कर सकते। देखो मैं कितनी अच्छी हूं ना, क्या मुझे इनाम नहीं मिल सकता? जैसे मुझे आज रात की दुर्लभ वस्तुओं की प्रदर्शनी में ले चलो। मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं वादा करती हूँ खूब सच-धज कराऊंगी। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अभी चेन जियई से ब्रेकअप किया है। एक और ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। उसे पता चलना चाहिए। अब मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। फिर वो लड़का उस लड़की को साथ लेकर क्यूरियोसिटीज कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात पूर्व प्रेमिका और मिस्टर लू से हुई। इस समय पूर्व प्रेमिका और लूशाओ अभी भी सोच रहे थे कि लड़का कमजोर है, लगातार शब्दों से उसका अपमान कर रही थी। अब ये कचरा बीनने वाला भी अमीर महिला पा सकता है। गुस्सा दिखाने का मतलब गुस्से की हद जानना। जहां ज्ञान, अपना कचरा लेकर कूड़ेदान में वापस जाओ। यहां हवा को खराब मत करो। महानुभावों की आंखें अपवित्र हो गईं। उसके इस पहनावे को देखो और उसकी यह बहुमूल्य बोरी। कहीं इसके अंदर लियो द्वारा उठाई गई पानी की बोतलें तो नहीं है? युवराज लू, ऐसा मत कहिए। इसकी बोरी में शायद कोई अनमोल खजाना हो, जैसे गिरी हुई रोटी। जहां ज्ञान, क्या तुझे कुछ दे दूं? ये दावत का बचा हुआ खाना है। तुम कचरा बीनते हो उससे ज्यादा साफ है। भाई क्वान ने लड़के की मदद की, लेकिन सबने उनकी आलोचना की। दोनों में बहस हो गई। जब आयोजक उस युवक को वेन्यू से बाहर निकालना चाह रहे थे, तभी मीटी की मुख्य किरदार सु परिवार की बड़ी बेटी वहां आ पहुंची। असल में इस बार के खजाना पहचान समारोह का मुख्य उद्देश्य 7 तारों वाला दूसरा जीवन दीपक ढूंढना था, ताकि लाइलाज बीमारी से पीड़ित सु परिवार के मुखिया की जान बचाई जा सके। बस कोई सुराग मिल जाए तो सु परिवार उसकी भारी तरीके से सराहना करेगा और उसकी किस्मत एकदम से बदल जाएगी। इस समय युवा मास्टर लू ने अनमोल 7 तारों वाले जीवन दीप का तेल निकाला। ये कम से कम दीप के प्रभाव को विलंबित कर सकता है। मिस सु अत्यंत आभारी हैं और युवा मास्टर लू की एक मांग मानने को तैयार हो गई। मैं चाहता हूं कि वह तुरंत, अभी, मैं अपनी आंखों से उसका अंत देखना चाहता हूं। यह सोचा नहीं था कि लू शाओ उस लड़के को पूरी तरह खत्म कर देगा। उन्हें नहीं पता कि अब उस लड़के के पास है अनंत वस्तुओं की नकल करने वाली जादुई थैली। 7 तारों वाला जीवन दीपक बनाना तो बहुत आसान है, अगर मैं कहूं कि मैं 7 तारों वाला जीवन दीपक निकाल सकता हूं। कहानी के अंत में जब सभी कड़ियां जुड़ती हैं तो असली सच सबके सामने आ जाता है। जिन लोगों ने चालें चली थीं, वही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मुख्य किरदार अपनी समझदारी और हिम्मत से पूरे रहस्य को सुलझा देता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, जहां अंत में सच और न्याय की जीत होती है।